वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था और आज हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट तथा परिषद के झगड़े के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों वाली परिषद पर डाल दिया गया। इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था, परंतु निर्णय बहुमत से करने होते थे। गवर्नर जनरल के निर्णायक मत का प्रयोग केवल बराबर मत की अवस्था में ही हो सकता था, जो 5 सदस्यीय परिषद में बहुत कम हो सकता था। परिषद की सभा के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट संख्या 3 थी। इनमें से हेस्टिंग्स तथा बारवेल तो भारत में ही थे। शेष 3 क्लेवरिंग, फ्रांसिस तथा मानसन अक्टूबर 1774 में इंग्लैंड से भारत पहुंचे। प्रथम बैठक से ही झगड़ा आरंभ हो गया। इन सदस्यों ने वारेन हेस्टिंग्स के शासन की अनियमितताओं पर बहस करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने बनारस में नवाब वजीर से हुए समस्त पत्र व्यवहार का ब्यौरा मांगा। इसी प्रकार रुहेला युद्ध में कंपनी के सम्मिलित होने के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा प्राप्त करना चाहा। वारेन हेस्टिंग्स ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो इस पर 3 सदस्यों ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि लखनऊ से मिडलटन को वापस बुला लिया जाए तथा रोहिल्ला युद्ध को अन्यायपूर्ण घोषित कर कंपनी की सेवा को वापस आने की आज्ञा दे दी। कंपनी वापस आने की आज्ञा दी। लखनऊ में नए रेजिडेंस के रूप में ब्रिस्टो की नियुक्ति भी कर दी तथा इसे आज्ञा दी कि वह नवाब वजीर से नई संधि करे। इस नई फैजाबाद की संधि से नवाब ने 2,10,000 रुपये मासिक के स्थान पर 2,60,000 रुपये मासिक देना स्वीकार कर लिया तथा बनारस की जमींदारी शाश्वत रूप से कंपनी को दे दी। अक्टूबर 1774 से सितंबर 1776 तक परिषद के हाथ में ही रही। 25 सितंबर 1776 को मानसन की मृत्यु हो गई। 25 सितंबर 1776 को मानसन की मृत्यु हो गई, जिससे वारेन हेस्टिंग्स को परिषद में बहुमत प्राप्त हो गया, क्योंकि अब सदस्यों की कुल संख्या 4 रह गई तथा वह बारवेल की सहायता से अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था। 1775 में दुखी होकर उसने अपने गुमास्ते को लंदन में लिखा कि वह उसका त्यागपत्र दे दे। अक्टूबर 1776 में वारेन हेस्टिंग्स की ओर से यह पत्र डायरेक्टर को दे दिया गया। उन्होंने मानसन के स्थान पर एडवर्ड व्हीलर की नियुक्ति कर दी तथा क्लेवरिंग को गवर्नर जनरल बना दिया। यद्यपि परिषद में
वारेन हेस्टिंग्स को बहुमत प्राप्त हो गया, परंतु वैसा प्रतीत होता है कि नया सदस्य एडवर्ड हीलर संभवतः मानसन का ही प्रतिबिंब हो। इसके पश्चात सितंबर 1777 में क्लियरिंग की भी मृत्यु हो गई। फ्रांसिस फिर से हेस्टिंग्स का विरोध करता रहा। 1780 में दोनों का समझौता हो गया, परंतु वह अल्पस्थायी ही रहा। नंद कुमार पर अभियोग। 1775 में नंद कुमार बंगाल का एक समृद्ध ब्राह्मण था। वारेन हेस्टिंग्स की परिषद में पराजय से प्रेरित होकर उसने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि मीर जाफर की विधवा पुत्री में मुन्नी बेगम से अल्पवयस्क नवाब मुबारिक उद्दौला का संरक्षक बनने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए की घूस ली। उसने इस आरोप को सिद्ध करने के लिए परिषद के सम्मुख खान का प्रस्ताव किया। वारेन हेस्टिंग्स ने इस आरोप का खंडन किया तथा उसने यह कहा कि परिषद को उसका न्याय करने का अधिकार नहीं है। उसने नंद कुमार को झूठा निकृष्टतम मनुष्य की संज्ञा दी तथा क्रुद्ध होकर परिषद की सभा भी भंग कर दी। इस आचरण से उस पर संदेह अवश्य होता है। दूसरी ओर उसने तथा उसके सहयोगियों ने नंद कुमार पर मुकदमा बना दिया। 19 अप्रैल को एक कमालुद्दीन ने यह कहा कि नंद कुमार ने यह उस पर दबाव डालकर हेस्टिंग्स तथा बारवेल के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। इस प्रकार एक अन्य व्यक्ति मोहन प्रसाद ने कहा कि नंद कुमार ने एक दिवंगत बुलाकी दास के रत्नों को जालसाजी करके हड़प लिया है। 6 मई 1775 को नंद कुमार बंदी बना लिया गया तथा बहुमत के निर्णय से उसे फांसी पर लटका दिया गया। आलोचकों ने इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी। इस समस्त षड्यंत्र में मुख्य न्यायाधीश इम्पे ने वारेन हेस्टिंग्स का साथ दिया तथा मिलकर यह घिनौना कार्य किया। मैकाले के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स ही वास्तविक अभियोजक था, न केवल पूर्णतया मूर्ख व्यक्ति अथवा जीवनी लेखक। उसका तात्पर्य ग्लिंकेज मेमोरी ऑफ वारेन हेस्टिंग्स से है। इसमें संदेह करते हैं। आज यहीं तक। धन्यवाद।